राम राम जी। जय श्री राम। हर हर महादेव। मैं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं वज्र घोष। ये हमारा नया चैनल है। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज हमारे साथ जुड़े हैं दिल्ली से भाई अनुपम सिंह जी। अनुपम जी राम राम। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अनुपम जी, आज बात करेंगे जरा सारण में जो छपरा सारण में जो सो कॉल्ड 5 दलितों द्वारा ठाकुर बेटी के साथ पता नहीं क्या क्या करके, पता नहीं क्या क्या, मैं वो शब्द इसलिए नहीं बोलता हूं कि यूट्यूब जो है वो उन शब्दों को पता नहीं उसको क्या दिक्कत है। आपका मैंने आज आपका भी एक्स पे आपका जो ट्वीट है वो पढ़ा। मैंने आपको भेजा भी है, वो आपने जो लिखा है वही आपको ही भेज जी दिया जी है। जी जी। आपने कहा कि 5 अभियुक्त हैं, अभी तक सिर्फ एक गिरफ्तार हुआ है, 3 दिन बीत गया घटना को। तभी लेटेस्ट रिपोर्ट क्या है, आपके पास कुछ है? जी जी, मुझे लेटेस्ट रिपोर्ट जहाँ तक मेरे पास आई है उसमें बताया गया है कि और भी जो आरोपित हैं वो गिरफ्तार हुए हैं। लेकिन सर इसमें बिहार पुलिस जो है वो शायद प्रेस रिलीज जो है वो बार बार बदल रही है। और समस्या यही है कि ऐसा क्या है जो पुलिस चाहती है कि लोग ना जाने, या फिर कुछ ऐसा है जो इसमें छिपाया जा रहा है। तो वो पुलिस प्रशासन को सामने आकर बताना चाहिए कि ऐसा क्या है जो आप छिपा रहे हैं। क्या ऐसा क्या बदला, क्या बदला है, बताइएगा जरा। जी जी, प्रेस देखिए। विज्ञप्ति में क्या बदला है? जी जी, देखिए सबसे पहले तो पुलिस ने जो प्रेस रिलीज जारी किया था उसमें देखिए दैनिक भास्कर अभी अभी तक ये भी क्लियर नहीं हो पाया है कि जो इसमें जितने भी आरोपित हैं वो किस समाज से आते हैं, क्योंकि वहां पर सिवान में क्या है, मेरी कुछ लोकल लोगों से बात हो रही थी तो उनका कहना था कि ये माझी सरनेम भले ही माझी है लेकिन वो पासवान समाज से आते हैं, ये भी संभव हो सकता है। हालांकि बिहार में जो माझी सरनेम है वो सामान्यतः जो मुसहर समाज के लोग हैं वो लोग लगाते हैं। जो बाकी भारत में बहुत जगह माझी सरनेम जो निषाद समाज के लोग हैं वो भी लगाते हैं, यूपी में और भी जगह। लेकिन बिहार में वहां पर उस इलाके में जो है वो पासवान भी माझी सरनेम जो है वो लगाते हैं। दूसरी चीज सर ये है कि जो आरोपित हैं वो जो भी उन पर पहले से कुछ मामले चल रहे थे। मामले चल रहे थे या नहीं चल रहे थे ये नहीं पता, लेकिन उनके खिलाफ शिकायतें पहले से थी कि लड़कियों के साथ छेड़खानी करते हैं। कहा जा रहा है कि एक बार पुलिस ने भी इन सबको समझाया था तो एक बार गांव वालों ने पकड़ के छोड़ दिया था। तो इसमें समस्या वाली बात ये लग रही है कि अगर पहले से उनके खिलाफ कुछ शिकायत थी तो पुलिस को ये भी बताना चाहिए कि कार्रवाई क्या की उनके खिलाफ, कि इससे पहले उनके खिलाफ के क्या कार्रवाई की गई जिससे वो फिर से जो है आ जाते हैं और फिर इस घटना को अंजाम दे देते हैं। तो ये अभी सामने आना बाकी है सर जी। देखिए मैं आपको बताऊं, मैंने इस घटना को बहुत बहुत सीरियसली फॉलो किया है। लोकल लोगों से बात की है, बिहार के कई लोगों से बात की है, पत्रकारों से जी बात की है। पहली बात तो किसी लड़के के खिलाफ पहले से कोई कंप्लेंट, पुलिस कंप्लेंट नहीं है। जी गांव में वह लड़का उसी लड़की के साथ 2-3 बार फोन पर करते, मेल मिलाप करते, बातचीत करते ऑब्जेक्शन किया था लड़की वालों ने। लड़के और लड़की की दोस्त, कल की जो जो 11 तारीख की भी जो घटना हुई है उसमें पुलिस, लड़की की जो सीडीआर है, कॉल डिटेल रिपोर्ट प्लस पुलिस का जो बयान है, या पुलिस ने जो सो कॉल्ड एक्यूज्ड से पूछताछ करके पता लगा साहब हम दोनों इंस्टाग्राम से एक ही गांव के हैं। पहली बात तो इंस्टाग्राम से दोस्ती हुई, लड़की ने फोन करके उसे अपने घर बुलाया था, और एक महिला है प्रभावती, उसका जी जी, वीडियो उनका भी बयान वायरल चल है। रहा है। हम्म। पुलिस कहती है कि लड़की की मां ने प्रभावती को फोन किया, देखा तनी हमार लड़किया वहां हो। प्रभावती ने बोला नहीं है, बोला तनी अगवा बढ़ के देख ला घरवा में हुई।
तो देखा तो वहां उस लड़के के साथ वो लड़की मौजूद थी, अकेले लड़के के साथ। प्रभावती ने यह बयान दिया है, प्रभावती ने बोला हाँ आपकी बेटी यही है। तो पीड़िता की मां और बहन आ गई, साथ में और भी गांव के कई लोग आ गए। आज मुझे एक आदमी ने बताया कि प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं कि कुल 50 से ज्यादा लोग थे ग्रामीण। तब तक लड़के के बाप को भी बुला लिया गया जी। वहां पे 50 आदमी इकट्ठा हो गए। लड़की को उसकी मां ने 4 चप्पल मारा, चाहे जो भी प्रताड़ित किया हो, और लड़के को उसके बाप ने मारा कि साले तुम बेइज्जती कराते हो घर में, गांव में। इसके बाद लड़के को उसके पिताजी लेके चले गए। आमतौर पे गांव में ऐसी घटनाओं का निस्तारण ऐसे ही किया जाता। आप भी गांव घर के रहने वाले हैं, मैं भी, आप भी उसी इलाके के रहने वाले हैं, मैं भी उसी। गांव में जब इस प्रकार के 2 किशोर, जब आजकल के जमाने के बच्चे जब जवानी ठाठे मारती है और मिलने पहुंच जाते एक दूसरे से, तो पकड़ के 2 पड़ाका मार के छोड़ दिया जाता है। 2-3 बार पहले गांव वालों ने कहा कि पहले भी 2 बार तो के यही तरह वार्निंग देके छोड़ल गल। लड़के को उसका बाप लेके चला गया और पूरा गांव अपने अपने काम पे वापस लौट गया। घटना स्थल पे सिर्फ मां और बेटी बचे। फिर कहां से आ गए 5 अभियुक्त और कहां से वो घटना हो गई और घसीट के कुएं में डाल दिया, वो सारी कहानी तो फर्जी, पुलिस ने तो फर्जी घोषित कर दी है। जो मौके पे मौजूद गांव के जो ग्रामीण लोग हैं उनके बयान ने। अब इस पे क्या कहेंगे? सर देखिए, अब मैं बताता हूँ इसमें बात क्या है। अगर बहुत अधिक टेक्निकलिटी में अगर हम पढ़ेंगे तो मैं बताता हूँ। 90% जो भारत में बलात्कार के या रेप के जो मामले आते हैं, उसमें हाँ 89 से 90% जो है वो नोन लोग ही रहते हैं। वो आप बिल्कुल या तो जानते रहते हैं, वो एक दूसरे को किसी न किसी माध्यम से जानते रहते हैं। तो किसी मामले को सिर्फ इसीलिए खारिज कर देना कि वो दोनों पहले से एक दूसरे को जानते थे, तो भारत में सिर्फ 10% इस तरह के मामले जो है वही बन पाएंगे, बाकी सारे स्वतः ही फर्जी साबित हो जाएंगे। दूसरी चीज ये है सर कि अगर लड़की तो मर गई है, ये तो साक्षात दिखाई दे रहा है हमें कि लड़की नहीं है, वो मर गई है और कुएं में गिरने से मरी है कि कुएं में गिरने से पहले मरी है। तो अगर किसी ने हत्या नहीं की है, मान लीजिए हो सकता है उसने आत्महत्या भी की हो, ये भी हो सकता है। तो अधिकतर जो शिकायतें होती है उसमें पुलिस की तरफ से भी और पीड़ित परिवार की तरफ से भी, चूंकि इसमें ऑनर वाला मामला ज्यादा आ जाता है, जो भी अधिकतर हिंदी पट्टी के इलाकों में ज्यादा है, तो उसमें कुछ चीजें ऐसी डाली ही जाती है। अगर हम लाइन बाय लाइन विवेचना करेंगे कि शिकायत की या फिर एफआईआर की, तो 4 चीजें ऐसी होती है जो पुलिस लिखती है। चूंकि घटना स्थल पर हम लोगों में से कोई तो है नहीं, पुलिस भी 4 चीजें ऐसी लिखती है जिसमें उसका दामन बचे, पीड़ित परिवार भी उसमें 4 चीजें ऐसी लिखते हैं जिसमें उनकी भी इज्जत प्रतिष्ठा जो है वो बनी रहे। और बाकी जो आरोपित है, वो हाथरस वाला मामला हमने तो देखा ही है कि हाथरस वाले मामले में किस तरीके से पूरा देश का मीडिया वहां पर पहुंच गया था। और पूरा मामला लास्ट में जो है सो कि अदालत में 2 साल चला और वो पता चलता है कि वहां पे वो बलात्कार तो हुआ ही नहीं था। फिर भी जो आरोपित हैं वो जेल में गए बाद में, इसीलिए क्योंकि हत्या लड़की की जो है वो हुई थी, भले ही रेप वाला मामला जो है साबित वो नहीं हुआ। और कोर्ट में कोर्ट ने बाद में जो कहा कि रेप नहीं हुई, वो अखबार में एक छोटे से कॉलम में समझ लीजिए वो खबर सिमट कर रह जाती है। इसमें सवाल दूसरा ये उठ रहा है सर कि 10 तारीख की प्रेस रिलीज कैसे आ गई? अगर घटना 11 तारीख को हुई थी तो बिहार पुलिस की जो प्रेस रिलीज है वो 10 तारीख के डेट के साथ कैसे आ गई? दूसरी बात ये कि बिहार में पटना में अभी आपको याद होगा, वहां पर एक हॉस्टल में नीट की छात्रा की हत्या हुई थी, जिसमें पप्पू यादव वगैरह तमाम नेता पहुंचे थे। बाद में उस मामले का राजनीतिकरण कर दिया गया, लेकिन उस मामले में भी बिहार पुलिस पर लीपापोती के आरोप लगे थे, तो दामन में दाग बिहार पुलिस के पहले से लगे हुए हैं। उसमें भी कई लोगों ने कह दिया कि नहीं, ये तो
हॉस्टल में लड़कियां अपनी मनमर्जी से जाती आती हैं, पीजी में इस तरह की चीजें चलती रहती है, उसी में कुछ ऐसा हुआ होगा और उस लड़की की हत्या कर दी गई। तो सिर्फ ये कह देना कि हाँ लड़की के या तो चरित्र में गड़बड़ी थी या फिर वो जानते थे एक दूसरे को, तो इससे ये नहीं ढक जाता है कि हाँ मौत हुई है और उसका जिम्मेदार तो कोई ना कोई है, या फिर लड़की को ही जिम्मेदार साबित कर दो और पुलिस वो बता दे कि हाँ भाई लड़की खुद ही हत्या के लिए जिम्मेदार थी, कोई मामला नहीं बनता है। सर, लड़की की मृत्यु हुई है, सुनिए, हत्या और मृत्यु में बोल रहे हैं संदिग्ध मौत जी। हत्या और मृत्यु में अंतर होता है, पहली बात। नंबर 2, सामूहिक 5 युवकों द्वारा सामूहिक डैश हुआ कि नहीं हुआ, सबसे बड़ा मुद्दा यह है। और दूसरी बात, सर गांव में ऐसी घटनाएं तो छुपी नहीं रहती हैं, ये तो आप जानते हैं ना। और जब इस घटना के 50 से ज्यादा प्रत्यक्षदर्शी मौके पे थे, जहां उन 50 लोगों ने उस लड़के को और उस लड़की को अंतिम बार जीवित साथ देखा, सबके सामने उस लड़के के पिता उसको चारपड़ाका मार के अपने साथ ले गए, तो फिर लड़के ने वह सामूहिक कर्म जो 5 लड़कों द्वारा बताया, वो कब किया, आखिर 5 लड़कों का नाम क्यों लिखाया गया। और आज मैं देख रहा हूं हमारे सोशल मीडिया यूट्यूब के बहुत समझदार यूट्यूबर्स, मैं जिनका फैन रहा हूं, वो उन 5 लड़कों के लिए फांसी की मांग कर रहे हैं। कोई बुलडोजर एक्शन मांग रहा है, कोई योगी जी वाला एनकाउंटर मांग रहा है। सर 5 लड़कों के लिए फांसी मांग दी जाए, जबकि घटना प्रत्यक्षतः फर्जी नजर आ रही है कि एक लड़का तो फिर भी मौके पे मौजूद था, 4 तो बिल्कुल कहीं से सिरे से गायब हैं। हम 5 लोगों के लिए फांसी मांग रहे हैं। एक बात बताइए, झूठा आरोप लगा के कोई भी किसी को भी फांसी चढ़वा देगा भाई। सबसे देखिए, आपको याद होगा, आप जब से मुझे फॉलो कर रहे हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह के केस से मैं वहीं से हाईलाइट हुआ हूं, जब मैंने अकेले स्वयं ब्रजभूषण वाले केस में लगातार लिखा कि हाँ ये मामला फर्जी है और साबित भी मतलब होगा जी। सिर्फ 3 पहलवान लड़कियों ने आरोप लगा दिया और हम ब्रजभूषण सिंह को फांसी पे लटकाते हैं, ना खाता ना बही ना कोई प्रूफ ना कुछ। उसी तरह सेंगर के केस में मैंने लगातार सेंगर का समर्थन किया कि नहीं ये आरोप झूठे हैं, फर्जी हैं। मैंने कहा मेरा हमेशा ऐसा एक स्टैंड रहा है, भाई सेंगर माफिया है, उसको माफियागिरी में फांसी पे लटकाओ, उसको झूठा दुष्कर्म के आरोप में जेल मत भेजिए। मैं सेंगर को कोई क्लीन चिट नहीं दे रहा हूं, वो है माफिया, पर माफियागिरी में जेल भेजो ना। ये कौन सा तरीका हुआ कि आप झूठे लड़की 16 साल की लड़की से झूठे आरोप लगवा के। सर सेम मेरा है कि अगर आप इस तरह किसी भी लड़के के ऊपर, पुरुष के ऊपर झूठा आरोप लगवा के, आप तो उसकी जिंदगी तबाह कर देंगे। और बड़े सीनियर लोग, अच्छा इसमें फिर एक बात बताइए, इसको राजपूत वर्सेस पासवान लड़ाई क्यों बनाया जा रहा है। आपने कहा 5 जो अभियुक्त सो कॉल्ड एक्यूज्ड हैं उनकी जाति स्पष्ट नहीं है, उनकी जाति से मतलब क्या है। नहीं सर, देखिए इसमें मैं बताता हूं। इसमें पहली चीज यही है, हमारी लड़ाई ही शुरू में इसीलिए शुरू हुई थी क्योंकि पहले आपको भी याद होगा कि अखबारों में पहले मुसलमानों के नाम नहीं लिखे जाते थे, अखबारों में समुदाय विशेष लिखा जाता था, मुसलमान नहीं लिखा जाता था। तो हमने क्यों कलम उठाया और हमने क्यों ये इस बात के लिए एक तरीके से अभियान चलाया कि अगर अब्दुल ने क्राइम किया है तो अब्दुल वहां पर लिखा जाना चाहिए। ये तो मुसलमानों के साथ ज्यादती हो गई भाई।
कि नहीं भी क्या मतलब है हमको मुसलमान करा, फिर तो हिंदू मुसलमानी वाली बात भी हो गई, तो उसमें भी हमको कोई मतलब नहीं रखना चाहिए कि ठीक है आदमी ही तो है अगर उसने वो की है तो। दूसरा सर आप प्रभावती देवी के बारे में बता रहे हैं, और एक और वो है एक और व्यक्ति हैं जिन दो पुलिस का जो बयान है वो दो प्रत्यक्षदर्शियों के बयान पर आधारित है। जो तीसरी बार बिहार पुलिस ने जो प्रेस रिलीज जारी की है उसमें दोनों प्रत्यक्षदर्शियों के नाम हटा दिए गए हैं। तो वो इन्होंने क्यों हटा दिया है? और तीसरा मैं भी ये मानता हूं कि हाँ फर्जी मामले आते हैं, बलात्कार के जो लड़के हैं वो भी फंसाए जाते हैं उसमें। जो दीपिका नारायण भारद्वाज हैं, ज्योति तिवारी पांडे हैं, तमाम इस तरह की जो महिलाएं हैं उन सबसे मैं जिनसे मैं लगातार टच में रहता हूँ, इस तरह के मामले सामने आते हैं और वो लगातार जो पुरुष राइट्स के लिए भी अभियान चलाती रहती हैं। और ऐसा नहीं है कि, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कह सकते कि अपराध कुछ हुआ ही नहीं है। सिर्फ हम भी आप भी मान लीजिए पुलिस भी दो प्रत्यक्षदर्शियों के बयान पर पूरा जो है सो कि आधारित है सब कुछ। तो या तो किसी घटना को लेकर जब तक पूरा ही साबित नहीं हो जाए तब तक हम कुछ बोले ही नहीं, चुप रहे, एक ही उपाय है। और या फिर जो हमको दिखाई दे रहा है उस आधार पर बोले। तो आपने बोला कि ठीक है दो प्रत्यक्षदर्शी ऐसा ऐसा बोले, ये चीज है। जहां तक जाति की बात है, अगर कहीं मीडिया में ये छापती है कि नहीं कि दलित का बलात्कार, कि दलित महिला के साथ ये हम वो, तो ये तो मीडिया छापती ही है। तो जब आप एक तरफ से छाप रहे हैं तो आप चारों तरफ से छापिए। सामान्य वर्ग के छात्र की हत्या, सामान्य वर्ग के छात्र को थप्पड़ मारा, ये जो होना चाहिए। अब तो ये पूरा का पूरा आंदोलन ही, पूरा का पूरा अभियान ही इसीलिए बन गया है कि अब पहचान अगर आप एक की नहीं छिपा रहे हैं तो दूसरे वाले की पहचान जो है वो आप मत छिपाइए। और सारण पुलिस जो प्रेस विज्ञप्ति जारी कर रही है उसमें वही पुराना माल 3 बार, आपको क्या जरूरत पड़ गई उसी प्रेस विज्ञप्ति को कुछ कुछ बदलाव करके 3 बार जारी करने की, अगर पुलिस की तरफ से कोई गलती है नहीं है तो। और अगर देखिए नीट छात्रा जी पुलिस ने उस विज्ञप्ति में पहली बार जब आई थी तो उस पर पता नहीं कैसे 10 तारीख छप गई थी, तो सिर्फ जो दूसरी बार आई उसमें सिर्फ तारीख चेंज की होगी उन्होंने, की है जो पहले 10 थी फिर 14 की, पर उसके अलावा एक शब्द भी नहीं बोला। जहां तक मैंने एक पुलिस वाले से पूछा था, उन्होंने कहा जी जैसे अभियुक्त का या सॉरी विक्टिम्स के नाम छुपाए जाते हैं उसी तरह विटनेसेस के नाम भी नहीं उजागर किए जाते हैं। आजकल विटनेस सिक्योरिटी भी एक बड़ा इशू हो गई है, तो इसलिए विटनेसेस के नाम, और विटनेस चूंकि महिला है इसलिए वो तीसरी पुरुष भी है। पुलिस का जो बयान है वो जो आधारित है वो दो पुरुष का नाम नहीं दिया हुआ है। पुरुष का नाम पहले भी नहीं दिया था, सिर्फ महिला का, प्रभावती का नाम दिया था, बाद में वो प्रभावती का नाम हटा दिया गया। जस्ट टू प्रोटेक्ट। प्रभु राम करके एक विटनेस है, उनका भी शायद पुलिस के उसमें नाम था। नहीं मैंने नहीं देखा, मैं दोबारा उसको चेक कर लूंगा। पर सर एक बात बताऊं, देखिए आपकी बात से मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि बहुत सारे उसमें जैसे वो धर्म विशेष बोल दिया जाता है, नाम लेने में इन लोगों को शर्म आती है, या नाम मतलब खास तौर पे इनको गोल टोपीज को बचाने का हमारे समाज में, हमारे पूरे सिस्टम में एक ट्रेंड है। ये इनका इकोसिस्टम है, वो इतना स्ट्रांग है कि वो इनकी कारस्तानियां, इनकी कारगुजारियां बाहर नहीं आना। खैर चलिए वो एक थोड़ा सा विषयांतर हो जाएगा। जी और इसमें व्हाट्सएप स्टेटस वाला मामला भी तो देखिए कि घटना के सर बाद वो व्हाट्सएप स्टेटस की सुनिए मुझे, पहली बात तो अब तक व्हाट्सएप स्टेटस में कोई क्लैरिटी है ही नहीं कि डाला भी है, नहीं डाला, किसने डाला और कब डाला। सुनिए यह भी आज जो दैनिक भास्कर है उसकी पूरी रिपोर्ट को ही नकारना पड़ेगा कि वो रिपोर्ट नहीं, दैनिक भास्कर ने सबसे ज्यादा भ्रामक काम किया है इसमें। सबसे पहली बात सुन लीजिए, और उस लड़के ने स्टेटस घटना से पहले लगाया या घटना के बाद लगाया ये क्लैरिटी नहीं है। और स्टेटस सर लड़के आजकल तो सारी दुनिया स्टेटस लगा रही है इन घटिया छिछोरे गानों पे, तो स्टेटस लगाना कोई क्राइम नहीं है, और वह एक गाना उसने लगाया है। मैं तो कह रहा हूं सर पंजाब में तो ऐसे ऐसे स्टेटस आपको देखने को मिल जाएंगे गानों के कि कई बार तो खून खौल जाता है, परंतु वह उसका उस घटना से कोई संबंध नहीं है।
जी, जी। तो उस पंजाब स्टेटस, में तो संगीत, ड्रग्स और गोलीबारी तीनों का आपस हाँ में एक रिश्ता है ना, हत्याएँ तो होती है। जो सबसे फेमस सिंगर था वही मारा गया, उनका उनके जी। कनाडा और कहाँ-कहाँ से कनेक्शन तो निकलते ही रहते हैं। और फिर जहां तक बात है, उस लड़के को तो गांव ही क्लीन चिट दे रहा है कि नहीं, उसका बाप उसको जब घटना स्थल से लेके गया है तो लड़की जीवित थी। तो लड़का तो सभी क्राइम से ऐसे ही बरी हो जाता है। मेरी बात सुनिए, और लड़के पर कोई क्राइम बनता भी है क्या? भाई पुलिस ने बोल दिया नो एक्सटर्नल इंजरीज, कोई दुष्कर्म का कोई प्रूफ नहीं मिला, वेजाइनल स्वाब में कुछ नहीं मिला, हालांकि एफएसएल रिपोर्ट आनी बाकी है, अभी और कुछ नहीं फॉरेंसिक वाली मिला रिपोर्ट आनी है। है, और कुछ नहीं मिला। लड़का एक लड़की से खाली मिलने आया था, कौन सी धारा लगाएंगे जब किसी प्रकार का कोई फिजिकल कांटेक्ट, इंटीमेसी तक नहीं है? तो लड़का लड़की से मिलने आया, क्राइम क्या किया लड़के ने, ये भी तो बताइए मुझे। जिसके लिए फांसी की सजा मांगी जा रही है, लड़के का क्राइम मुझे बताइए। नहीं, नहीं, स्टेटस लगाना क्राइम है। फांसी की सजा तो इसमें मैंने कभी लिखा ही नहीं कि फांसी की सजा आपने जो नहीं, है। बाकी लोग मांग जी, रहे हैं, जी। सारा समाज मिलके मांग रहा है। मोदी जी को गाली देने का क्या तो औचित्य है इस केस में? नहीं, इसमें प्रधानमंत्री का कुछ नहीं है, कम्युनिटी नोट हालाँकि प्रधानमंत्री के उस पे भी चिपकाया गया है कि सारण वाले मामले पे वो चुप हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। सारण वाला मामला टोटली बोलने लायक है ही नहीं प्रधानमंत्री के। सर बात, मेरा उद्देश्य एक ही है, मैं हमेशा से ऐसे मामलों पे बहुत ज्यादा मुखर होकर बोलता हूं। मैं कहता हूं लड़कियों ने, औरतों ने और हमारे समाज के कुछ लोगों ने ये निर्भया कानून को हथियार बना लिया है, पुरुष समाज को प्रताड़ित करने का, ब्लैकमेलिंग का। सर इसमें सबसे बड़ा मामला ये है कि लड़की नाबालिग है। लड़की तो क्या हो नाबालिग गया? है और नाबालिग अगर लड़की से मिलना, नाबालिग लड़की से मिलने आना कोई क्राइम नहीं है, नहीं, नहीं, और लड़की कोई प्रूव नहीं नाबालिग हुआ, है। और कुछ है नहीं ना कि और कोई नाबालिग दुष्कर्म हुआ लड़की हो के उसके साथ तो साथ। अगर प्रेम नाबालिग लड़की के साथ अगर प्रेम संबंध है, तो वो भी एक तरीके से वो भी आपके क्राइम में आ सकता है, उसको भी नहीं, वो बिल्कुल नहीं किया जा आता। सकता है। एक मिनट, प्रेम संबंध को आप कैसे डिफाइन करेंगे? फिजिकल इंटीमेसी, एक बालिग आदमी अगर नाबालिग लड़की के साथ फिजिकली इंटीमेट होता है तब क्राइम बनता है। इस केस में कोई इंटीमेसी प्रूव नहीं हुई है, तो आखिर आप उस लड़के पे कौन सी धारा लगाएंगे? उसने अपराध क्या किया था? बाप के मना करने पे, समाज के मना करने पे भी मिलने आता था या फोन से बतियाता था, ये कौन सा क्राइम है मुझे बताइए आप मुझे बताइए ना कि लड़के ने ये क्राइम किया। आरोप मां ने लगाए वो छोड़ दीजिए, आरोप ने तो, उसने तो 5 लड़कों को जो है आजीवन जेल भेजने का इंतजाम कर रखा है। गांव के लोग, प्रत्यक्षदर्शी जो बता रहे हैं कि नहीं, लड़का तो, लड़के के बाप को जब, लड़का का बाप जब लड़के को ले गया तो लड़की सही सलामत जीवित थी, आधा गांव जुटा हुआ था वहां पे। सर मेरा सिर्फ एक उद्देश्य है कि इन कानूनों का दुरुपयोग बंद होना चाहिए। औरतें कर रही हैं। अच्छा देखिए, कौन से कानून का? भाई यूजीसी पे आप जानते हैं हमने कितना प्रखर विरोध किया सरकार का, मोदी जी का, मैंने, और उसके लिए कितनी गाली खाई, क्या कुछ किया, आप उसके प्रत्यक्षदर्शी हैं। जहां दहेज कानूनों का विरोध करना होता है, आप मेरा स्टैंड जानते हैं। जहां एससी एसटी, तो वो तो दुरुपयोग होते ही है, उसमें कोई वो नहीं है जहां जी। पे एससी एसटी एक्ट का दुरुपयोग होता है, आप मेरा विरोध जानते हैं। और जहां पर भी झूठे आरोप लगाकर महिलाएं पुरुषों को फंसाती हैं, मैं हमेशा ऐसे ही विरोध करता हूं। सेंगर के केस में और ब्रजभूषण शरण सिंह के केस में मेरे पे आरोप लगता था, हरियाणा के जाट मुझसे मेरे पे आरोप लगाते थे कि चूंकि ब्रजभूषण शरण सिंह ठाकुर है इसलिए आप उसका फेवर ले रहे हैं, पर यहां तो पीड़िता ठाकुर थी। यहां तो जो एक्यूज थे वो 5 माझी पासवान है, पर मैं आज माझी और पासवान लड़कों का पक्ष ले रहा हूं, मैं तो उस ठाकुर पीड़िता का पक्ष नहीं ले रहा। अब तो आप मुझ पे कम से कम जातिवादी होने का आरोप तो नहीं लगा सकते ना। तो मेरा एक प्रिंसिपल्ड स्टैंड है
कि झूठे आरोप लगाकर पुरुषों को फंसाना बंद कीजिए, पुरुषों को प्रताड़ित करना बंद कीजिए। इस ऐसे केसेस में बेचारा पुरुष विक्टिम होता है। जी जी, जी, ये रेप के कानून के भी दुरुपयोग हो रहे हैं, दहेज वाले कानून के भी दुरुपयोग हो रहे हैं, उसके अलावा जो SC/ST एक्ट है उसका भी दुरुपयोग हो रहा है। फिर तो हमको इंतज़ार करना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या इसमें और भी चीज़ें जो है वो निकल कर आती हैं। क्योंकि अभी तक तो वो पटना नीट वाले मामले में भी कुछ ख़ास निकल के नहीं आया है कि कौन लोग थे, क्या किया, कैसे किया। महिला आयोग उस पर बिहार की जो है उसने संज्ञान लिया, उसने इसमें तो हालाँकि महिला आयोग ने कुछ वो किया ही नहीं। और पिछले 3-4 दिनों में 10 मामले बिहार से ही आ गए हैं एक तरीके से समझिए तो रेप के। लेकिन एक पे सिर्फ चर्चा हो रही है, कारण वही है कि यूजीसी वाले आंदोलन के कारण ऐसा लग रहा है कि हाँ, लड़की चूँकि सवर्ण समाज से थी, इसमें तो राजपूत वाला मामला भी नहीं है, सबको यही लग रहा है कि सवर्ण समाज से थी, इसीलिए हो गया। और दूसरा बिहार पुलिस ने जो डेट वाली गलती कर दी, उसके कारण उस पर उसके उसके खिलाफ बात उठ रही है। तो यही मामला है, बाकी और हमको इंतज़ार करना चाहिए, देखना चाहिए कि लास्ट में क्या आता है, क्या नहीं आता है। सर, मेरा तो पहले दिन से एक स्टैंड रहा है, जब भी कोई लड़की, कोई महिला किसी पुरुष पर यौन दुराचार का आरोप लगाए तो आपने 89% नहीं सर 93% मामले झूठे होते हैं। और अब तो औरतें सिर्फ और सिर्फ और मैंने एक्सटॉर्शन, बोला ना ब्लैकमेलिंग 90% के लिए इस नो कानून नहीं का होते उपयोग हैं। कर रही है। 90% केसेज में नो नहीं होते हैं जो रेप के हाँ, जो आरोप लगाते हैं, बिल्कुल जान-पहचान के ही होते हैं। बिल्कुल। और सिर्फ ब्लैकमेलिंग और एक्सटॉर्शन का हथियार बन गया है ये कानून। और हम लोग बिना कुछ सोच, अच्छा एक चीज और, हमने सर, मैं हमेशा से ये बात कहता हूं, हमने समाज में कुछ होली काउज बना रखी हैं। होली काउज, ओ बेचारी मां कैसे झूठ बोल सकती है, लड़की कैसे झूठ बोल सकती है, ये होली काउज बनाना बंद करिए। अनुपम जी, आपने समय दिया सर, इसके लिए आभार, धन्यवाद। ये मामला बड़ा ज्वलंत था, इसलिए मुझे लगा कि आपसे बात करनी चाहिए। आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों से निवेदन है, वज्रघोष को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज की चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं, दोबारा किसी नए टॉपिक पे फिर मुलाकात होगी। जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम।